नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक वीडियो में। आज हम देखेंगे निर्मला पुत्तल जी की एक कविता जो कि यह इसका शीर्षक है माँ के लिए ससुराल जाने से पहले। यानी एक लड़की है, वह लड़की शादी होने से पहले अपने माँ से क्या अपील करती है, किस प्रकार कहती है, यह हम इस कविता में देखेंगे। इसमें भी एक निर्मला पुत्तल जी यहाँ एक आदिवासी परिवार से जुड़े हुए हैं। तो देखते हैं इनका परिचय और बाद में कविता का सारांश और फिर कविता की पंक्तियाँ। निर्मला पुत्तल जी का जन्म 6 मार्च 1972 में हुआ। बहुचर्चित संस्थाली लेखिका, कवित्री और सोशल एक्टिविटीज़ है। गांव धुंधनी, कुरवा जिला दुमका, संस्थाल परगना, झारखंड में जन्मी निर्मला पुत्तल हिंदी कविता में एक परिचित आदिवासी नाम है। अपने राजनीति शास्त्र में ऑनर्स और नर्सिंग में डिप्लोमा किया है। संस्थाली हिंदी, नागपुरी, बांग्ला, खोरठा, भोजपुरी, अंगिका, अंग्रेजी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त निर्मला पुत्तल जी ने किया है। अब देखते हैं इनके कुछ चर्चित साहित्य। नगाड़े की तरह बजते शब्द, यह इनका अपने घर की तलाश में चर्चित काव्य संग्रह है। मैं उतनी दूर मत ब्याहन बाबा, क्या तुम जानते हो क्या हूँ मैं तुम्हारे लिए, आदि प्रतिनिधिक रचनाएं हैं। वे ग्रामीण, पिछड़ी, दलित, आदिवासी, आदिम जनजाति महिलाओं के बीच शिक्षा एवं जागरूकता के लिए विशेष कार्य कर रही है। निर्मला पुत्तल फिलहाल निर्वाचित मुखिया भी है। अब देखते हैं कविता का सारांश। माँ के लिए ससुराल जाने से पहले यह कविता निर्मला पुत्तल जी के काव्य संग्रह नगाड़े की तरह बजते शब्द, इस काव्य संग्रह से यह कविता ली गई है। इस काव्य संग्रह में आदिवासी जीवन, संस्कृति और समस्याओं के साथ स्त्रियों का सुख दुख अपनी पूरी गरिमा के साथ व्यक्त हुआ है। भारतीय संस्कृति में बेटी को पराया धन माना जाता है और उसे ब्याह के बाद माँ बाप का घर छोड़कर ससुराल जाना पड़ता है। बेटी ससुराल तो चली जाती है, परंतु मायके में हर पल हर जगह पानी के खाली घड़े में पानी की तरह उसकी यादें भरी रहती है। बेटी के मन की इसी व्यथा को प्रस्तुत कविता में व्यक्त किया गया है। बेटी माँ से कह रही है कि ब्याह के बाद तुम्हारा घर आंगन छोड़कर जाऊंगी, पर आंगन में पड़े टूटे झाड़ू की तरह, डलिए में सटे गोबर की तरह और लकड़ियों के गट्ठर में बंधी रस्सी की तरह मैं हमेशा तुम्हारे साथ बंधी रहूंगी। बेटी को चिंता है। वह जाने के बाद माँ को पूछती है कि माँ, प्यासा घड़ा, मिमियाने वाली बकरियाँ और मेरे लिए लगाए हुए पेड़ के फूल झड़ते हुए देखोगी तो तुम मेरी याद में नहीं रहोगी। और हाँ, जब घर में अकेली चटाइयाँ बुनते हुए तुम्हें प्यास लगेगी तो पानी के लिए मेरी याद तुम्हें ज़रूर आएगी। इस तरह बेटी ससुराल चली जाती है, लेकिन उसकी यादें मायके में यंत्र तंत्र बिखरी होती है। इस भावनाओं का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत कविता में निर्मला पुत्तल जी ने किया हुआ दिखाई देता है। कहा जाए तो एक भारतीय संस्कृति में लड़की एक पराया धन माना जाती है। तो देखते हैं कविता का सारांश। माँ, चली जाऊंगे एक दिन छोड़कर तुम्हारा घर आंगन, बर तू हारी जो कर आई हो, तुम रस्सी में गाठी सी बांध जो आई हो मेरी शादी की तिथि। यानी बेटी माँ से क्या कहती है, माँ मैं जब शादी होने के बाद मैं चली जाऊंगी मैं अपने घर, तो रस्सी में गांठ सी बांधी रह जाऊंगी। यानी मैं यदि शादी होने के बाद मैं यदि अपने पति के घर जाऊंगी, ससुराल जाऊंगी, फिर भी मैं तुमसे बंधी रह जाऊंगी। वहाँ बचपन से बड़ी होने तक जो उनका बचपन बीता है, वहाँ बचपन इसी घर में बीता हुआ है। तो हर पल माता पिता को या अन्य भाई बहनों को उसकी यादें आती है और आ ही जाती है। ऐसी लड़की माँ से कहती है, पर क्या सचमुच जा सकूंगी पूरी यहाँ से?
आंगन में पड़े टूटे झाड़ू सा पड़ी रह जाऊंगी, कुछ न कुछ यहाँ बची रह जाऊंगी। गोहाल में गोबर फेंकने के टलिए में सटे गोबर की तरह। यानी कवित्री दूसरे छंद में कहती है कि जब हम घर में झाड़ू लगाते हैं और वह झाड़ू एक टूटा हुआ हो, तो वह झाड़ू की जो कुछ तिनके हैं वहाँ जो पीछे छूटते हैं ना, तो उसी प्रकार कहती है कि मैं भी उसी टूटे हुए झाड़ू की आंगन में पड़ी रहूँगी। और दूसरा उदाहरण यहाँ बताया है कि जब गोबर टोकरे में भरकर डालते हैं, तो गोबर हर रोज़ डालकर टोकरी में, तो उसके अंदर जो है एक थर जमा होता है और वह थर सूख कर वही चिपक जाता है। उसी गोबर की तरह मैं भी यहाँ तुम्हारे साथ चुपके रह जाऊंगी। पानी के खाली घड़े में भरी रह जाऊंगी मेरी यादें। जैसे पानी के घड़े में पानी भरा जाता है, उसी प्रकार मेरी जो यादें हैं वह यादें आपके तन मन में, इस घर के आंगन में, इस घर के कोने में, हर जगह रह जाएगी। जंगल से लाई लकड़ियों के गट्ठर में बंदी रस्सी की तरह बंदी रह जाऊंगी तुमसे। यानी जब आदिवासी समाज है तो वह आदिवासी समाज जंगल से लकड़ियाँ चुन कर लाते हैं और वह बेचते भी हैं और घर में भी चूल्हा जलाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। हर रोज़ जब लकड़ियाँ लाई जाती है और उस लकड़ियों को जो रस्सी बंदी होती है, वह उस रस्सी की तरह मैं भी बंदी रह जाऊंगी। यानी वो रस्सी लकड़ियों को एक कट्टा बांधने के लिए काम आएगी और मेरी जो यादें हैं वह यादें आपके तन मन से हमेशा उस रस्सी की तरह बंधी रह जाएगी। सोचती हूँ कौन दबाएगा आप तुम्हारे पाँव, थके मांदे वापस लौटे बापू को, कौन देगा अगुआ कर लोटा भर पानी, कौन लाएगा जंगल से बीन कर लकड़ियाँ, गायों को चराने कौन ले जाएगा। अब एक लड़की क्या कहती है कि सोचती हूँ, जाने से पहले लड़की सोच रही है कि कौन दबाएगा। यदि माँ किसी काम के लिए जंगल में गई है, खेत में गई है और वहाँ आने के बाद लड़की हर रोज़ उसके पैर दबाती है। यदि उसके पिताजी बाहर जाते हैं काम के लिए और आने के बाद वहाँ स्नेहपूर्ण पानी का लोटा भर कर देती है और वहाँ लोटा भर कर देती है और साथ ही जंगल में जो लकड़ियाँ चुन कर लाती है, यह सब मेरे जाने के बाद कौन करेगा। लड़की अपनी माँ से सवाल कर रही है कि मैं यदि चले जाऊंगी तो तुम्हें पानी कौन देगा, बापू के पैर कौन दबाएगा, तुम्हारे पैर कौन दबाएगा, बापू को पानी कौन देगा। और इतना ही नहीं, लकड़ियाँ भी जंगल से कौन लेकर आएगा और गाय को जो खेत में चराने कौन ले जाएगा। यह भी एक लड़की अपने माँ के सामने सवाल रखती है। प्यासा रह जाएगा घड़ा, कूटे से बंदी बकरियाँ, मिमिया कर बुलाएगी मुझे, और यहाँ जो लगा रही हूँ पेड़, खिलेंगे एक दिन इसमें फूल और मुरझा मुरझा कर गिर जाएंगे मेरे खोपे की आस में, तब क्या रोगी नहीं मुझे याद कर। अगले छंद में कवित्री कहती है कि प्यासा रह जाएगा घड़ा, यानी घर में कोई नहीं है, माता पिता काम पर गए हैं, तो वहाँ पानी का जो घड़ा है वह घड़ा खाली हो जाएगा। खाली होने के बाद तुम माता पिता आने के बाद उन्हें तुरंत पानी देने के लिए घड़े में पानी भी होना चाहिए, तो वह उस घड़े में पानी कौन ले आएगा। तो अब उसी प्रकार आंगन में जो खूंटे पर बंदी बकरियां हैं, वहाँ बकरियां भी चिल्लाएगी और मुझे बुलाएगी। और यहाँ जो लगा रही हूँ पेड़, तो अभी जाते जाते यहाँ कहते कहते मैं एक पेड़ लगा रही हूँ, जिस दिन यह पेड़ बड़ा हो जाएगा और उस पेड़ में फल फूल आएंगे और वहाँ फल फूल मेरे आशा में मुरझा कर, उस पर लगे हुए फूल मुरझा कर नीचे गिर जाएंगे, तब तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी क्या, और याद आने पर तुम ज़रूर रोओगी माँ। यह लड़की अपनी माँ से सवाल करती है। आधी रात को बेर गाछ पर बैठे पंडुक चिड़िया सी कुककर कुहू कोगी नहीं मेरी याद में। तब यह सब होने के बाद जब आधी रात होगी तो आधी रात को भी तुम मेरी याद में जगकर एक दिन रोओगी माँ। बड़का भैया तो डूबा रहेगा हडिया में, छोटका गुलेल लेकर पड़ा रहेगा, चिड़िया चिरकुन के पीछे बापू भी चला जाएगा खेत,
तुम रह जाओगी निपट अकेली घर में चटाइयाँ बुनती। अभी इसके अगले छंद में कवित्री कहती है कि जो बड़ा भाई है वह बड़ा भाई भी डूबा रहेगा हड़िया में, और छोटा भाई तो उसका गुलेर लेकर चिड़िया जो पक्षी है वो पक्षियों के पीछे भागता हुआ जाएगा, और बापू है बापू भी खेत में जाएंगे काम करने के लिए, तो तुम अकेली घर पर चटाइयाँ बुनती हुई रह जाओगी। क्या तब तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी? और ऐसे में जब लगेगी प्यास, उठना चाहकर भी उठ नहीं पाओगी, बार बार निहारोगी घड़े, झाँकोगी इधर उधर, तब क्या याद नहीं आएगी मेरी? कहो न माँ, याद नहीं आएगी मेरी। तो कहती है कि घर में कोई, जब तुम चटैया बुनोगी और बुनते बुनते तुम्हें प्यास लग जाएगी और थका हुआ शरीर है, पैर दुख रहे हैं, थका हुआ शरीर है तो जल से उठा नहीं जाता, तब तुम प्यास लगी है और चाह कर भी उठ नहीं पाओगी, तब तुम बार बार मुड़कर घड़े की तरफ देखोगी, झाँकोगी इधर उधर, देखेगी कि कोई है क्या जो मुझे पानी दे सके, लेकिन आसपास तो कोई नहीं होगा। तब क्या याद नहीं आएगी मेरी? तब कहती है कि लड़की तुम्हें मेरी याद आएगी। कहो ना माँ, तब तुम्हें मेरी याद आएगी या नहीं आएगी। यह अंतिमतः एक कहा जाए तो सारी कविता में एक लड़की अपने माँ से सवाल करती है कि मैं यदि शादी करके जाऊंगी, शादी होने के बाद अपने पति के घर जाऊंगी, तब यह सवाल तुम्हारे मन में रहेगा या नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार ये कविता का सारांश रहा और कविता का एक भावार्थ भी रहा। तो धन्यवाद।